बैक माई यूट्यूब चैनल अशरफी एजुकेशन स्टार। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने की गारंटी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल में नए बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हवा के झोंकों से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण पर जमीन को छूता है। बताइए जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये फिगर ये है कि ये जो है आपका एक पेड़ है, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है ना आपका क्या है, पेड़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा पेड़ है। तो ये बोल रहा है कि यह पेड़ जो है आंधी आता है तो टूट जाता है, आधे पर से टूट जाएगा। मतलब ये हवा के झोंकों से टूट जाता है। तो बोल रहा है कि जैसे ही टूटेगा तो वहां जहां से टूटेगा वहां से 20 मीटर की दूरी पर ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कुछ जो जमीन को छू लेता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया, अप्रोक्स ले लेंगे। तो ये टूटा हुआ भाग यहाँ से पेड़ आंधी आया, यहाँ से टूटा, तो टूटने के बाद यह गिरेगा, इस तरह से गिरेगा। तो गिरेगा तो ऑटोमेटिक ऐसे आगे गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिरा और बोल रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री का कोण बना लिया। उसके बाद आपको बोला है कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ये पूरा डिस्टेंस पेड़ कितना था वही तो आपको निकालना है। तो आइए इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं। तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। और ये तो आपको 90 डिग्री है ही है, ये तो आपको पता है, इससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, AC हो गया। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, AC। यही तो आपका पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, AC। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए ये BC डिस्टेंस। आप एक बात और देखिए कि यह AB डिस्टेंस जितना टूटा है उतना ही भाग तो क्या है, BD है। BD जो है वो उतना ही भाग है। यहाँ से जितना टूटेगा वही भाग ना यहाँ पे आकर मिलेगा। तो जितना डिस्टेंस ये BD होगा उतना ही डिस्टेंस आपका क्या होगा, AB होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AB बराबर क्या हो जाएगा, BD के। ये AB डिस्टेंस जो है वो आपको BD डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि आंधी आया है तो यहाँ से पेड़ टूटा, तो टूटा हुआ भाग मुड़ा है तो यहाँ पे आकर के मिला है, जमीन के जड़ से छुआ है, मिल गया है। तो जितना BD डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उतना ही आपका AB होगा और BC फाइंड आउट करेंगे और पेड़ का वास्तविक ऊंचाई आपका AC हुआ। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे क्या चीज, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में आपका जो एंगल C है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए यह BCD में C 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो लंब और आधार किस में आता है, किस यानी कि साइन का वैल्यू में आता है, किस माने कि ट्रिगोनोमेट्री में आता है। तो साइन थीटा में लंब और कर्ण होता है और टैन और लंब, टैन थीटा में क्या होता है, लंब और आधार होता है। तो लंब आपका ये हुआ और ये आपका आधार है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पे आपका BC हो जाएगा और आधार की जगह पे CD हो जाएगा। तो टैन यहाँ पे 45 डिग्री इक्वल टू BC की जगह पे आपको BC ही रहने देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, और CD की जगह पे आपको पता है कितना, 20। टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे और BC के जगह पे BC ही हो जाएगा और 20 के जगह पे 20 हो जाएगा। 1 से BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस BC का वैल्यू जो था ना वो मुझे निकल गया। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ। अब क्या करेंगे, अगेन फिर उसी ट्रिंगल में लेंगे, ट्रिंगल BCD में ही लेंगे, BCD में ही एंगल आपका जो B है, C जो है वो आपको 90 डिग्री ही रहेगा, C इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप स्टूडेंट्स क्या लेंगे, ये आधार है और ये कर्ण है। आधार और कर्ण किस किस ट्रिंगल में आता है, किस किस साइन का वैल्यू में आता है। तो आधार और कर्ण आपको कॉस में भी आता है और क्या कहते हैं, शेक में आता है। तो हम कॉस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की जगह पे आपका सी डी हो जाएगा, कर्ण की जगह पे डी बी या बी डी हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी की जगह पे आपका 20 हो जाएगा, और क्या कहते हैं बी डी की जगह पे आपको वैल्यू नहीं पता है तो बी डी ही रहने देंगे। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है इक्वल टू 20 बटे बी डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20√2 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। ये भी कर सकते हैं कि बी डी इक्वल टू 20 मल्टीपल इस √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। स्टूडेंट्स इसको गुना कीजिएगा तो ये 28.28 आएगा। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है मुझे कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, तो मैंने मान चुका है कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई AC है। AC आपका पूरा भुजा है। तो यहाँ पे फाइनली लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई जब निकालेंगे वो कितना है, AC था तो AC है, तो AC बराबर ये AC पूरा डिस्टेंस बराबर AB आप प्लस BC कर देंगे। तो AB और प्लस आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स AB का जो वैल्यू है जो आपका BD निकला है वही ना आपका AB होगा, क्योंकि पेड़ टूटा जितना है, जितना पर से टूटा है, जो टूटा हुआ भाग नीचे आया है मिला है, तो उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर बचा हुआ था। तो BD जो है आपका AB के बराबर है, यहाँ पे मैं लिखा भी था AB बराबर BD। तो आपका जो BD का वैल्यू निकला है वो निकला है आपको 28.28 और प्लस BC का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ कितना, 20। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48.28 सेंटीमीटर आपका कुल पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई था ना वो हुआ। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जमीन के किसी बिंदु A से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु B पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे मैं एक मीनार बनाया, ये आपका मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई सबसे पहले यहाँ पे मीनार बनाया है तो ये बोला है कि किसी जमीन के किसी बिंदु से A से किसी मीनार के शीर्ष का कोण 45 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपका A है, तो यहाँ से आपका जो उन्नयन कोण हुआ आपका कितना डिग्री है, ये बोला है आपका 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ये बोला 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि मीनार की जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, तो यहाँ ये मीनार का जड़ तो यहाँ है, तो यहाँ से हम 20 मीटर बढ़े तो यहाँ आ गया। तो मीनार से यहाँ मीनार का जो जड़ है इधर हम 20 मीटर बढ़े हैं। तो अब बोल रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण हो गया है वो आपको 60 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो आपसे ये बोला है कि बिंदु अब यहाँ A से अब ये B पे आ गया, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकाले। तो मीनार का ऊंचाई, मीनार तो यही है, इसको मान लेते हैं A, ये B, ये आपका B है तो ये आपको हम C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C। ये आपका A है, E है, B है, C है, इसको D मान लेते हैं, इसको D मान लिए। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स, उसके बाद फिगर समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। स्टूडेंट्स जमीन के किसी बिंदु से A से जमीन के बिंदु यहाँ मान लीजिए जमीन का बिंदु है A से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये मीनार अगर D और C आपका मीनार है तो इस मीनार का शीर्ष ये हुआ, ये गर्त होता है। तो इस मीनार के शीर्ष से किसी जमीन के पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बोला कि मीनार की जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, तो यहाँ से हम इधर 20 मीटर इधर की तरफ आए हैं, जड़ तो मीनार का यहाँ है, तो इधर 20 मीटर बढ़े हैं तो पॉइंट B पे आ जाता है। तो अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। ये लिख रहा है कि माना कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई होगा वो आपका DC हो जाएगा। DC बराबर H लेते हैं, H से ऊंचाई, ये DC आपका मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई DC इक्वल टू हम H मान लिए। अब इस BC जो है इसको हम X मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे BC इक्वल टू X मान लिए। तो अब ये आपका स्टूडेंट्स दो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला DCB बन रहा है और दूसरा DCA बन रहा है।
तो स्टूडेंट्स एक एक करके दोनों में काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज डी सी बी में ले लेते हैं। डी सी बी में आपका जो एंगल सी है वो आपका 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स ये मीनार की ऊंचाई हमको पता ही है, क्या ले लिए हैं, एच तो मान लिए हैं, इसको एक्स मान लिए, तो ये पी और बी में काम करेंगे। तो पी और बी से काम करेंगे, ये tan थीटा में ही आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी के जगह पे आपका डी सी हो जाएगा और सी बी के जगह पे आपका बी हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू डी सी के जगह पे आपका एच और एक्स हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 और h पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 से इस h में मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, नाउ लिखने के बाद फिर अगेन लेंगे इसी में डी सी ए में लेंगे, क्योंकि डी सी बी में तो काम हो गया, अब हम लेंगे डी सी ए में। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, डी सी ए में। तो डी सी ए में लेंगे तो tan फिर 45 डिग्री इक्वल टू फिर p बट b होगा। तो p के जगह पे आपका d और c हो जाएगा और b के जगह पे c और a हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस DC ये CA को हम CB प्लस BA भी लिख सकते हैं। तो CB प्लस BA लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और DC के जगह पे h था और CB और प्लस BA को हम लिख सकते हैं क्या चीज, x प्लस b लिख सकते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 था, इस 1 से h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 20 हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड हो गया। मुझे यहाँ तक नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा। यहाँ तक h का वैल्यू यहाँ पे √3x निकला हुआ है और h के जगह पे यहाँ पे x प्लस 20 निकला है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, समीकरण दो में h का मान रखने पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। h बराबर क्या है, √3x है, जो मेरा फाइनली समीकरण निकला है h इक्वल टू एक्स प्लस 20, वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, x प्लस 20, h इक्वल टू आपको दिया हुआ है। तो यहाँ जो h का वैल्यू निकला है √3x, तो हम इस h के जगह पे क्या रख सकते हैं, √3x। तो स्टूडेंट्स एक काम और यहाँ पे ये रहने दीजिए, h इक्वल टू एक्स प्लस 20 आपका समीकरण 2 था, रहने दीजिए। यहाँ जो h इक्वल टू √3x निकला है, तो यहाँ से हम ये काम या क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h बाय √3 लिख सकते हैं, क्योंकि x से फिर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू h हो जाएगा। तो अब x का जो वैल्यू है समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 में h क्या था, h इक्वल टू एक्स प्लस 20 था, तो x का जो वैल्यू निकला यहाँ पे h बाई √3 वो यहाँ रख देते हैं। तो h इक्वल टू ये हो जाएगा आपका h बाई √3 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे h ये प्लस इधर लाइएगा तो माइनस h बाई √3 हो जाएगा इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं, 1 इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 से √3 तो ये हो जाएगा आपका √3h माइनस h इक्वल टू हो जाएगा 20, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1। अब स्टूडेंट्स एक काम ये करेंगे, इस दोनों में h कॉमन ले लेंगे, तो h जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। इसीलिए h का जो वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट्स 20√3/√3 माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी आप आंसर रहने दे सकते हैं, या फिर आगे अगर कैलकुलेशन करना है तो 20 गुने √3 के जगह पे आप वैल्यू रखिएगा 1.732 और इतना भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे √3 के जगह पे 1.732 और माइनस 1 घटा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं, इसको पर में ही करण कर दीजिए, हर आपका √3 माइनस 1 है तो पर में ही करण मल्टीपल करेंगे, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना भाग कर दीजिए, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी अगर आप छोड़े हैं तो भी आपका आंसर आ चुका है, यहाँ रख सकते हैं। और अगर आप जानते हैं √3 का वैल्यू अगर तो रख दीजिएगा तो भी अच्छा है, बट बहरहाल यहाँ तक भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते चलते लास्टली
आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर यू।